जैसे कि आज हमने देखने हैं क्या आज से हम देखेंगे रेगुलर करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर्स में स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आज क्या 31 जनवरी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखो करंट में क्या होता है कि आपको करंट आपने क्या एक शेड्यूल देखा होगा कि हम क्या करते हैं 100 ही क्वेश्चंस करते हैं। बट क्या होता है कि स्टैटिक जीके भी आता है। अगर मान लो 10 क्वेश्चन करंट से होंगे, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक से देखने को मिलेंगे। मतलब अगर 10 करंट से आ रहे हैं, करंट अफेयर जिसको आप कहते हैं, तो 15 जो स्टैटिक से होते हैं वो इसी से रिलेट करते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का, किसी भी चीज का एग्जाम हो, आपको करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। देखो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने से क्या होगा, आपको स्टैटिक जीके का भी पता लगेगा कि इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं या क्या चीजें होती हैं। बट जो पीडीएफ्स मिलती है जो 100 क्वेश्चंस में सारे करंट अफेयर्स करा देते हैं महीने के, उसमें ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको कि क्या इससे स्टैटिक जीके आ रहे हैं, क्या करंट में आ रहे हैं, और क्या पता कुछ करंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रह ही रहे। तो आज जैसे कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो मोस्टली बच्चों को इसकी कैपिटल क्या पता होती है, टोरंटो, जबकि इसके कैपिटल क्या है, ओटावा। और इसके पीएम का नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। जैसे कि आप देख रहे हो क्या है, कैनेडियन पीएम फैमिली मूव टू सीक्रेट लोकेशन अमेड प्रोटेस्ट। देखो क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ट्रक्स क्या है, सिटी में घुस गए ओटावा सिटी में। देखो ये क्यों घुस गए ओटावा सिटी में, ये देखेंगे आज हम क्या इशू चल रहा है, क्यों कनाडा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो कनाडा में क्या है, जैसे कि यहाँ के जस्टिन ट्रूडो है, कौन है, यहाँ के पीएम है। तो इस तरह से आपको स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि कनाडा की कैपिटल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है कनाडा की कैपिटल, ओटावा। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ट्रक्स कहां पे आ गए हैं, सिटीज में आ गए हैं। तो ट्रक से क्या लिंक है ये देखेंगे, पूरा प्रॉपर लिंकेजेस देखेंगे, क्या इशू है, क्या किस वजह से ये ट्रक सिटीज के अंदर आ गए हैं, और क्यों ट्रक की वजह से यहाँ के पीएम को किसी सीक्रेट लोकेशन पे मूव करना पड़ा, क्यों उन्होंने अभी तक अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की, कहां पर रह रहे हैं, पूरी अपनी फैमिली को लेके वो कहीं सीक्रेट जगह में चले गए हैं रहने के लिए, ऐसा क्यों हुआ। देखो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं, बाय शिप्स। बट इधर क्यों हम ट्रक्स पे कह रहे हैं, देखो क्या, जैसे कि हमने मैप ही लिया हुआ है, अगर हम मैप में बात करें तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। जब नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं तो ऊपर क्या है, कनाडा, और नीचे क्या है, यूनाइटेड नेशंस। देखो यहां से क्या जा रही है लाइन, आर्टिक सर्कल की लाइन जाती है। आर्टिक सर्कल का मतलब क्या हो गया, 23.5 डिग्री से ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री। आर्टिक सर्कल का मतलब ये ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है तो मतलब यहाँ पर क्या बर्फ जमी हुई है। जब बर्फ जमी हुई है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर शिप्स जा नहीं पाएंगी। जब प्रॉपर शिप्स जा नहीं पाएंगी तो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या लेना पड़ेगा, बाय हाईवेज, बाय रोड्स। तो रोड्स के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रक चाहिए। और जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, देखो कितने लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। देखें क्यों हुए हैं, देखो यहां पर क्या है कि ये देखो जैसे ट्रक में लिखा हुआ है फ्रीडम का कॉन्वॉय, किस चीज की फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं। देखो यहाँ की, देखो जैसे कि लिखा हुआ है कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली क्या हो गई, घर को छोड़ के कहां मूव कर गए, कहां सीक्रेट लोकेशन की तरफ। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो कोविड-19 वैक्सीन पे मैंडेट बताया, अपना जो चीज बताई है उस चीज को लेके। और ये देखो आपको देखने को मिल रहा है कि 13 जनवरी की न्यूज है, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रकर्स एंटरिंग कनाडा इन इफेक्ट एज ऑफ जनवरी। कि मतलब क्या चीज है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है। सबसे पहले हमने ये डिस्प्यूट समझा कि क्यों वहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम शिप से नहीं लेते हैं और रोड से लेते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन आपको पता है क्या है, उसके आर्टिक सर्कल में आती है। जब आर्टिक सर्कल में आती है तो आर्टिक सर्कल में मोस्टली बर्फ जमी हुई है। जब बर्फ जमी हुई है तो शिप्स प्रॉपर तरीके मूव नहीं कर पाएंगी। जब शिप्स प्रॉपर तरीके मूव नहीं कर पाएंगी तो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बाय रोड। तो बाय रोड्स के लिए हमें क्या, ट्रक्स को मूव करना पड़ेगा। अब ट्रक्स को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अब किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं ये कनाडा वाले। देखो ये क्या मांग कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि जैसे कोविड की वैक्सीन आई है, जैसे कोविड की वैक्सीन आई है, अब जैसे हमारे इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, मैंडेटरी है लगवाना। बट यहाँ के लोग कहते हैं कि सरकार का काम हमें थोपना नहीं है, कि मतलब अब अगर हम, सरकार क्या कर रही है, थोप रही है एक तरह से कि कंपलसरी आपको लगानी ही लगानी है। इनकी सोच क्या है कि देखो ये कितने एडवांस है, इनकी सोच क्या है, कहां तक है
कनाडा वाले कहते हैं कि सरकार प्रोवाइड करवाए, लगवाना नहीं लगवाना ये हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये इसी चीज को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब सरकारें सिर्फ क्या हमारे लिए काम करेंगी, हमें ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाना आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। सिर्फ वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट आप कहो कि इम्पोज करवाना कि आपको लगानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। देखो यहीं से आपको एक कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कार्ल मार्क्स सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का भी। देखो ये डिफेंस के एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 2020 में पेपर आया है कि कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म आइडियोलॉजी और गांधीयन आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है। देखो अगर हम, गांधी का यही कहना था कि अगर हम सरकारें कंपलसरी करेंगे किसी चीज को तो हम तो ब्रिटिश रूल के अंडर ही हैं एक तरीके से, अगर हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाए। ठीक है, सरकार प्रोवाइड करवाए हमें सर्विसेज, वो सरकार का काम है, बट सरकार हमें जबरदस्ती इंपोज करना की कोशिश करेगी तो क्या फिर हम ब्रिटिश रूल में ही ठीक थे। तो इसीलिए इस चीज को लेके ये गांधी जी की अप्रोच क्या थी, वो चाहते थे कि क्या हो, हम क्या कर सकें, सरकारें प्रोवाइड करवाएं, लगवानी नहीं लगवानी वो हमारी मर्जी है। इसी चीज को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि सरकार प्रोवाइड करवाए, लगवानी है वैक्सीन या नहीं लगवानी है वो हमारी अपनी मर्जी है। और इन्होंने क्या, ट्रक वाले क्यों प्रोटेस्ट करें, इन्होंने कहा कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रक्स आ रहे हैं, जो भी कनाडा में ट्रक्स आते हैं, तो उनको क्या होना चाहिए, हर एक को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है। जबकि 19% इनकी वैक्सीनेटेड हैं, ट्रकर्स भी जो ट्रक्स चला रहे हैं, और अराउंड 82% लोग कनाडा के वैक्सीनेटेड हैं। जो डिफेंस वगैरह के डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको देखो डाटा भी याद करना पड़ता है कि कितने परसेंट है। डाटा से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है देखने को, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये डाटा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। बाकी जो एसआई वगैरह की तैयारी करें वो जनरल इतना याद करके चलें कि इसकी कैपिटल क्या है, क्या इशू है, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको लेके न्यूज में था, इसी चीज। और इनके यूएस और कनाडा के बीच अराउंड $516 बिलियन का ट्रेड होता है। मान लो इंडिया और चाइना के बीच अराउंड अभी $125 बिलियन का होता है, उससे भी 5 गुना ज्यादा। तो इतने बड़े ट्रेड को चलाने के लिए इतना बड़ा ट्रेड चलता है यूएस और कनाडा के बीच में। तो ये डिस्प्यूट को लेके वहां पर इश्यूज चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो ये उसकी स्टेटमेंट वहां के, we announced that we are currently from entry requirement will not be allowed to enter the country if they are fully vaccinated। अगर वो fully vaccinated नहीं है तो वो क्या है, कनाडा में एंट्री नहीं कर सकते हैं ट्रकर्स। ये उनके लिए रूल निकाला हुआ था किधर, उधर के पीएम ने। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वाइटेड बाय बीजिंग ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी बाय चाइना। तो कितनी कंट्रीज को किया, 32 कंट्रीज को। तो यहां से ऐसे ही में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजिंग ओलंपिक्स जो होने जा रहे हैं ये कौन से वाले, विंटर ओलंपिक्स हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक्स और एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स कहां होने जा रहे हैं, चाइना में। ये क्यों डिस्प्यूट में, देखो क्यों डिस्प्यूट में, ये इमरान खान क्या कह रहे हैं कि इमरान खान की क्या चल रहा है कि इमरान खान ने, देखो जैसे कि आपको न्यूज से पता लग रहा है, नो पुतिन इमरान खान बायलैटरल मीटिंग इन बीजिंग, कि अब इमरान खान क्या चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से क्या किया जाए, मीटिंग की जाए। क्यों, देखो क्यों मीटिंग करना चाहते हैं ये, क्योंकि ये चाहते हैं इनके यहां पर हमने जैसे कि बात की है, जनरल में ये लेके चलता हूं कि आपको स्टैटिक इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट पता है। इनके पास क्या है, रिजर्व में पैसा खत्म हो गया है। जब रिजर्व में पैसा खत्म हो गया तो इन्फ्लेशन की कंडीशन बन रही है, महंगाई की कंडीशन आ रही है। जब महंगाई की कंडीशन आई है तो इनको पैसा चाहिए बाहर से। जब बाहर से पैसा चाहिए तो ये चाहते हैं कि क्या हो, $3 बिलियन इनको बाहर से मिल जाए। इसीलिए ये क्या चाहते हैं कि इनकी मीटिंग किसके साथ हो जाए, व्लादिमीर पुतिन के साथ। बट आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन किसकी तरफ टिल्टेड है, थोड़े इंडिया की तरफ। क्योंकि देखो पता है, सबको पता है, इमरान खान जब भी बात करेंगे कश्मीर इशू पे करेंगे, जब भी बात करेंगे कश्मीर इशू पे व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन के इंडिया से रिलेशंस अच्छे हैं। जब रिलेशंस अच्छे हैं तो क्या होगा, अगर वो कश्मीर इशू पे करेंगे तो इंडिया और रशिया के भी रिलेशंस खराब हो सकते हैं। देखो रशिया की अर्निंग 2 ही जगह से होती है, एक होती है किससे, जो ये आर्म्स प्रोडक्ट्स बेचता है, और दूसरा गैस पाइपलाइन वगैरह से, या जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वहीं से है इसकी। और इंडिया इसका सबसे ज्यादा
अगर आर्म्स खरीदता तो कौन खरीदता है? वो इंडिया ही खरीदता है। तो उससे पहले ही क्या कर दिया बीजिंग में, देखो कितने कंट्रीज अटेंड कर रही हैं ये बीजिंग के ओलंपिक्स? 32 कंट्रीज जो है, ये यूएस, ये चाइना के उसने किया हुआ है, अखबार है, ये ग्लोबल टाइम्स अखबार कहाँ का है? चाइना का है। उसने क्या कहा है कि 32 वर्ल्ड लीडर्स जो हैं जिन्होंने क्या क्या कर दिया। यूएस, देखो यूएस से एक साइड कौन है? यूएसए, और दूसरी साइड कौन है? रशिया। अब यूएसए और उसके मेंबर्स, देखो बीजिंग ओलंपिक्स में क्या होता है कि बीजिंग ओलंपिक्स में प्लेयर्स जाते हैं और उनके साथ कौन जाते हैं? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। बट यूएसए ने क्या किया? प्लेयर्स भेजे हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे हैं, ताकि क्या कर सकें? वो बाइकआउट कर सकें। बट जबकि चाइना ने अपने न्यूज में क्या छापा कि 32 लोगों ने यूएसए की बात नहीं मानी। देखो ये चीज लिखी हुई है, टू अटेंड बीजिंग ओलंपिक्स समिट बैंक्रप्सी ऑफ यूएसए बाइकआउट। जबकि यूएसए ने कहा था कि उनको बाइकआउट करना पड़ेगा, किसको? बीजिंग ओलंपिक्स को, जबकि वो इसके खिलाफ गए। देखो इधर कौन सी कंट्रीज आएंगी? मोस्टली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जो बड़े बड़े जैसे WHO के हेड आएंगे, UNO के हेड आएंगे, वर्ल्ड WTO के हेड आएंगे, यही कंट्रीज आएंगी। जो इसके एशियन कंट्रीज हैं थोड़ी बहुत, जिसके साथ ट्रेड चलता है वही कंट्रीज होंगे, और पाकिस्तान हो गया, और एक रशिया आएगा। देखो जहां यूएसए नहीं आएगा वहां पे रशिया आएगा, ठीक है। ये देखो यही 12 लोग आ रहे हैं। एक कौन आ रहा है? ये प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं, कहाँ के हैं? रशिया के, ये कंबोडिया के, ये सिंगापुर के, ये सऊदी अरब के, ये दुबई के, ये कतर के। इस तरह से देखो ये लास्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे किसके लीडर हैं? एंटोनियो गुटेरेस, ये वहां के हैं WHO के। उसके बाद टेड्रोस एडनॉम। इन सारों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कौन चेयरमैन है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो क्रेमलिन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बात करते हो, जैसे क्रेमलिन लिखा हुआ है, जैसे यूएसए क्या है? व्हाइट हाउस। इंडिया की क्या है? पार्लियामेंट से बात, मतलब कि जहां पे प्रेसिडेंट रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस कंट्री को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां रशिया के प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं क्रेमलिन में, तो हम क्या कहते हैं? क्रेमलिन के सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है। और ऐसे यूएसए की क्या बात करते हैं? व्हाइट हाउस से ये न्यूज आ रही है। इस तरह से चलता है। देखो डिस्प्यूट इसी को लेके अब पाकिस्तान क्या जाता है? पैसा जाता है। बट हमें देखने को क्या मिल रहा है अभी कुछ टाइम से, 2 या 3 महीने से, इंडिया का टिल्ट किसकी तरफ ज्यादा है? यूएसए की तरफ है या रशिया की तरफ? यूएसए की तरफ टिल्ट थोड़ा ज्यादा है। तो अब देखो काउंटर पार्ट करने के लिए, ताकि रशिया क्या चाहता है कि इंडिया को पता लगे कि इंडिया गलत राह पे जा रहा है, वो इंडिया का रिलेशन हमारे साथ बना रहे, तो वो किसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को। देखो जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे कोई दोस्त हो, मेरे और किसी दोस्त के बीच में लड़ाई है, और थर्ड पर्सन आता है, उसको पता है कि मेरी और उसकी लड़ाई है, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो मेरे को क्या जेलस फील कराने के लिए वो दोनों बात करेंगे आपस में। जब बात करेंगे यही चीज से क्या होगा? मेरे को पता लगेगा कि नहीं यार ये मेरा अच्छा दोस्त था, ये उससे बात कर रहा है, तो मैं ये कभी अलाउड नहीं करूंगा। तो इसी चीज को लेके अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया ने जैसे देखो क्या किया हुआ, पाइपलाइंस बिछाई, ये देखो। और सबसे पहले क्या किया? पाइपलाइंस बिछाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, पाकिस्तान स्ट्रीमलाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मतलब रशिया ने यहाँ पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अराउंड 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, जो कासिम पोर्ट से लेके, जो कहां पर है? कराची में, वहां से लेके लाहौर तक कंटिन्यू करेगी। ये देखो ये न्यूज में भी आया हुआ है, 16 जुलाई 2021 में आया था ये न्यूज में। और क्या होगा? 2.5 से 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना है हमें 2023 तक, ताकि क्या हो? देखो क्या है, पाकिस्तान किस में जा रहा है इस टाइम? रिजर्व नहीं है। रिजर्व नहीं है तो क्या कोई भी कंट्रीज इन्वेस्ट करने से बचती हैं? क्यों बचती हैं? ये किस में है? फाटफ में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला है। देखो जैसे जैसे क्लासेस में आएगा हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखेंगे क्या होती है। अभी के लिए सिंपल याद रखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक क्या एक कह सकते हो बॉडी है जो नंबर ऑफ कंट्रीज हो हैं जिसमें, उसमें क्या होता है कि इसको क्या किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला कि मतलब कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाए, कोई भी कंपनी बाहर की आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरती है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करती हैं। उसी की से रिलेटेड ये देखो एक न्यूज हो रहा है, पुतिन इज द फर्स्ट वेस्टर्न लीडर टू शो एम्पैथी टू मुस्लिम सेंटीमेंट। देखो हुआ क्या था, चार्ली एम्डो करके एक न्यूज़पेपर चलता है फ्रांस का, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या थोड़ा उल्टा सीधा लिखा था। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या लिखा था व्लादिमीर पुतिन ने,
व्लादिमीर पुतिन ने लिखा था कि हमें हर रिलीजन को एक ही जैसे देखना चाहिए ऐसा, और जो बंदा जिस रिलीजन को मानता है उसको पूछ सकता है। तो इसीलिए अब मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इनके बिहाफ में बात करती हैं। तो देखो इमरान खान का ट्वीट भी आपको देखने को मिल रहा है, ताकि क्या कर सके। इमरान खान ने ट्वीट इसीलिए किया था ताकि क्या हो, मीटिंग फिक्स हो जाए, बट फिर भी नहीं हुई है, जो क्रेमलिन से न्यूज आ रही है। देखो, जस्ट स्पोक टू प्रेसिडेंट पुतिन प्राइमली टू एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन फॉर माई एम्पैथेटिक स्टेटमेंट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच कुड नॉट बी अ प्रिटेक्स्ट टू अब्यूज अवर प्रॉफिट मोहम्मद की बात कर रहे हैं। ही इज द फर्स्ट वेस्टर्न लीडर टू शो एम्पैथी, मतलब कह रहे हैं कि ये पहले वेस्टर्न लीडर हैं जिन्होंने एम्पैथी शो की है कि जो एमडो चार्ली न्यूज़पेपर ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत लिखा था वो गलत है। ठीक है, ये सब इशू चल रहा है किसके साथ, हमारा बीजिंग के साथ। ये सब किसके अंडर आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर। और इसी को देखते हुए हम और किस तरह से काउंटर पार्ट कर रहा है वो क्या करेगा, रशिया काउंटर पार्ट करने के लिए रिलेशंस बढ़ाएगा। एक तो गैस पाइपलाइन की बात की, दूसरा देखो क्या कर रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर देयर हैव बीन इंक्रीज मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स, ताकि क्या करे, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना स्टार्ट करे। और मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ाने से क्या होगा, पाकिस्तान के रीजन पे क्या होगी, पकड़ होल्ड करेगा कौन, रशिया। जब रशिया की होल्ड होगी तो किस उधर से अफगानिस्तान पास पड़ता है, जब अफगानिस्तान पास पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली किसको कंट्रोल कर सकते हैं, तालिबान को। ये इसी तरह से पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, पाक आइज ₹3 बिलियन ड्यूरिंग इमरान खान अपकमिंग चाइना विजिट। बीजिंग में गए हैं, ये भी गए हुए हैं चाइना विजिट पे। बट देखो, पाकिस्तान हम कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट चाइना के रिलेशन भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनके चाइनीज के 9 इंजीनियर्स मारे गए थे। उसके बाद जो आपको पता है क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से होके जा रहा है, वहां पे इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट की है, हैवी इन्वेस्टमेंट की है, किसने, चाइना ने। जब हैवी इन्वेस्टमेंट की है तो कुछ देखो $11 अरब के करीब इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ चाइना वालों ने। बट पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, खुद इस टाइम पैसा नहीं है, तो कहां से पैसा पे करेंगे। तो इस वजह से चाइना के साथ भी थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। अब चाइना को भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान उसको पैसे देने की कंडीशन में नहीं है, तो इसीलिए अब ये चाहते हैं कि $3 बिलियन इनको मिल जाए। तो इसलिए कहां जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच बैंक हैज स्टेटेड दैट वी बिलीव द स्टेज इज सेट फॉर ए रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। ये किसने कहा है, एसबीआई ने। क्या होता है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन? देखो, सबसे पहले क्या होता है, 2 तरह की पॉलिसी चलती है हमारे पास। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। देखो, फिस्कल पॉलिसी है जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निकालती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन निकालती है, उस कंट्री की सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो क्या करेगी ये मॉनेटरी पॉलिसी में, रिवर्स रेपो से पहले हमें रेपो रेट समझना पड़ेगा। देखो, रेपो रेट में क्या आएगा, आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। एक होती है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, लूज मॉनेटरी पॉलिसी में मैं क्या करूंगा, लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखना मतलब मार्केट में पैसा डालना है। जब मार्केट में पैसा डालना है तो एक क्या करूंगा, रेपो रेट बढ़ा दूंगा। रेपो रेट कुछ नहीं होता है, मान लो अब ये एक आरबीआई है और एक ये एसबीआई है। अब एसबीआई को चाहिए पैसा, एसबीआई क्या करेगा, यहां पर क्या रखेगा, अपनी सिक्योरिटीज रखेगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीद के रखी हैं। आरबीआई उसको क्या देगा, पैसा फॉर शॉर्टर पीरियड, 14 दिन के लिए देता है। वो हम किस में बात करते हैं, इसी चीज को कहते हैं क्या, रेपो रेट। और रेपो रेट का मतलब अब एसबीआई को क्या करना है, ये पैसा प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किसको, आरबीआई को। देखो, जितना ज्यादा रखूंगा मैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता जाएगा, जितना कम रखूंगा उतना कम इंटरेस्ट रेट। बट मेरे को क्या करना है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मार्केट में पैसा डालना है तो मैं क्या रखूंगा, कम रखूंगा रेपो रेट। इसीलिए एट प्रेजेंट कितना चल रहा है, 4% के करीब चल रहा है। ठीक है, क्या होता है सिंपल रेपो रेट क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं।
अब आरबीआई, एक आरबीआई एक एसबीआई है। अब एसबीआई क्या रखेगा, अपनी सिक्योरिटीज रखेगा, और आरबीआई क्या देगा, इसको पैसा देगा। पर जब एसबीआई वापस देगा पैसा, ये क्या क्या पे करेगा, पैसा प्लस इंटरेस्ट रेट। उसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। ठीक है, ये किसमें, अब हमें लूज मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट में पैसा डालना है तो मैं रेपो रेट कम रखूंगा। और दूसरा किस तरीके से डाल सकता हूं, बॉन्ड परचेज। बॉन्ड परचेज मतलब बॉन्ड्स खरीदना स्टार्ट कर दूं। देखो कैसे खरीदूंगा बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड क्या होता है, एक पेपर में लिखा होगा कि मान लो आज 1000 रुपया, जैसे मैंने अब क्या, मान लो गवर्नमेंट मेरे को बोलती है आप 1000 रुपया दो, मैं आपको लिख के देती हूँ कि 1 साल बाद इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करूंगी। मान लो 20% इंटरेस्ट के साथ बोलती है, एक पेपर में लिख के दे दिया 1000 रुपये की मेरे को एक्स पर्सन को पे किए गवर्नमेंट। ये है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या पे, ये पेज दे रही है और यहां से क्या ले रही है, पैसा। जब ये एक्स बंदा साल बाद आएगा, इसको क्या देना पड़ेगा, ये पैसा प्लस इंटरेस्ट। तो ये इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, लूज मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा हूं। अब देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब मार्केट में पैसा कम रहे तो मैं क्या करूंगा, रेपो रेट को, इसकी रिवर्स कंडीशन कर लूंगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर दूंगा नहीं कर दूंगा। और दूसरा क्या करूंगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, और दूसरा क्या करूंगा, जैसे इधर बॉन्ड परचेज किए, इधर बॉन्ड क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ताकि मार्केट से पैसा क्या चला जाए। ये दो कंडीशंस किस में आएंगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में। बट हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, रेपो रेट के बारे में। बट इधर तो बात की है किसके बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। देखो अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो रिवर्स रेपो रेट कुछ नहीं होता है, सिंपल इसका मतलब होता है, अब जब आरबीआई क्या करे, ये एसबीआई, आरबीआई क्या करे, अपनी सिक्योरिटीज किसको दे, एसबीआई को, और एसबीआई क्या करे, पैसा दे किसको, आरबीआई को। और आरबीआई को क्या करना पड़ेगा 14 दिन बाद, यही पैसा विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मतलब मान लो पहले हमने क्या किया, बैंक ने पैसा लिया, अब कौन पैसा ले रहा है, अब आरबीआई पैसा ले रहा है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखो अब क्या कहते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन को, और ये चल रहा है अराउंड अभी 3.35% के करीब करीब। देखो अब कंडीशन क्या है, अब जैसे आपको पता है अभी इस टाइम क्या है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मार्केट में क्या है, पैसा कम है, मैं कह सकता हूं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो क्या होगा, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो क्या मैं रेपो रेट तो ज्यादा रखना पड़ेगा। जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है रेपो रेट ज्यादा रखना पड़ेगा। बट रेपो रेट ज्यादा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर कोरोना जैसी कंडीशन है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है या लूज रखनी है, लूज रखनी पड़ेगी, ताकि लोग मार्केट से पैसा उठाएं। क्योंकि किसकी कंडीशन बनी हुई है, मार्केट में पैसा डालना है मेरे को, मतलब लूज करना है, पैसा देना है मार्केट में, तो रेपो रेट क्या करूंगा, कम करूंगा, मतलब ताकि क्या हो, लोन्स ज्यादा से ज्यादा बिके, लोन ज्यादा लें लोग। बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोन्स ले रहे ही नहीं है लोग। देखो कोई भी लोग हैं जो लोन्स ही नहीं ले रहे हैं, जब लोन्स ही नहीं लेंगे तो आरबीआई, अब देखो एसबीआई क्या कहता है, एसबीआई कहता है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, आप एक काम करो कि जो ये रिवर्स रेपो आपने 3.35 रखा है, इसको इंक्रीज करके 3.75 कर दो, ताकि क्या हो, हम वापस पैसा आप आरबीआई में ही लगा दें। तो ये इसी चीज को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। इसी कंडीशन को कहते हैं क्या, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो इसका रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्स रेपो को कम करना, रिवर्स रेपो को बढ़ाना। पहले अगर 3.35% था, तो अब हम कितनी बात कर रहे हैं, 3.75% तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यही चीज क्या कहता है आरबीआई का, ये एसबीआई का इको रैप रिपोर्ट, जो किसकी बात करती है, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की। देखो वैसे ही आपको दिया हुआ है रिवर्स रेपो और रेपो में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया। जब क्या करती है सेंट्रल बैंक, किसको लोन देगी, कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स कौन से हो गए, यही एसबीआई वगैरह टाइप बैंक। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या ले लेंगी, कहां आ जाएंगी सिक्योरिटीज, आरबीआई के पास। और रिवर्स रेपो में उल्टा हो जाएगा, सिक्योरिटीज किसके पास चल जाएंगी, कमर्शियल बैंक्स के पास, और पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। इस तरीके से क्या करते हैं हम मार्केट में लूज मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव ट्रेडिशनली इम्पोज्ड अ टाइप ऑफ टैक्स ऑन थिंग दैट हैव एन एक्टिव इम्पैक्ट ऑन पीपल हेल्थ। तो उसके लिए कौन सा है, सिन टैक्स कहते हैं उसको। देखो कल जैसे कि आपको होता है क्या बजट प्रेजेंट होने वाला है, तो बजट प्रेजेंट होने वाला है तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन, देखो इससे स्टैटिक क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि फर्स्ट बजट कब पास हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1947 को, और ये किसने पास किया था, आर के शनमुखम ने। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि फर्स्ट बजट रिपब्लिक इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था, तो हमें पता है रिपब्लिक कब हुआ इंडिया 1930 को, बट कॉन्स्टिट्यूशन कब हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, तो 28 फरवरी 1950 को बजट आएगा किसका, रिपब्लिक इंडिया का। तो इसका हेड किसने किया था, जॉन मठाई ने। और अगर आपको पूछेगा फादर ऑफ बजट किसको कहते हैं इंडिया का, तो वो कहते हैं पीसी महानालोबिस। देखो ये पॉइंट्स हैं जो आपको कहां नहीं मिलेंगे, जो 100 करंट अफेयर्स होते हैं उनमें ये स्टैटिक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, या सिंटैक्स वो नहीं बताएगा, वो सिंपल बात करेगा कि सिंटैक्स है तो ये चीज हो गई, बस बात खत्म। बट सिंटैक्स होता क्या, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। सिंटैक्स हो गया मतलब जो भी चीज जो मेरे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है किस पे, मेरी हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, मान लो सिगरेट है, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, या वाइन है, मान लो प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारे क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट से इनके सोसाइटी में डाल रहे हैं। तंबाकू है, अगर आप देखो सरकार किस तरह से सिन टैक्स को कम कर सकती है, लोगों की आदत कैसे कम होगी, यहां तो टैक्स बढ़ा दें। इसीलिए तो सिन टैक्स पे आप कितना पे करते हो, 28%। 28% मतलब अगर मान लो 10 रुपए का सिगरेट है, उस पे से 3 रुपए आप क्या दे रहे हो, टैक्स में दे रहे हो सिर्फ। और दूसरा वही सरकार पैसा कहां यूज करेगी, वेलफेयर के लिए ऑफ द पीपल्स, वेलफेयर ऑफ द लोगों के लिए यूज करेगी। तो यही होता है सिंटैक्स। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स, क्योंकि इस पे कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट ने, और कल होना है बजट प्रेजेंट। तो बजट में क्या होगा कि इस पे जो कमेटी बिठाई थी रिकमेंडेशन ये है कि सिंटैक्स को और बढ़ा देना चाहिए। जैसे भी लिमिट हमने फिक्स की है 28%, 28% से और बढ़ा देना चाहिए, 38 या 48 की बात करें। तो कल देखते हैं कल बजट में क्या होता है सिंटैक्स को लेके। ठीक है, ये लिखा होगा इसमें व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, जो क्या डाल रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है आपकी हेल्थ पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या क्या आ जाएगा सिंटैक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, और क्या क्या आ जाता है, कोई फ्राइड आइटम्स आ गई, और तंबाकू प्रोडक्ट्स आ गए, वाइन आ गया, हाँ प्रोस्टिट्यूशन आ गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सिंटैक्स सारे किसके अंदर आते हैं, सिंटैक्स के अंदर आ जाएंगे। ये चीज किसकी बात करता है। और अगर पूछेगा कौन सी पहली कंट्री है जिसने इंपोज किया था सिंटैक्स, तो कौन सी थी, सऊदी अरबिया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो दिया हुआ है इसमें किस किस पे लगता है, अल्कोहल पे, टोबैको में, कैंडी बार्स आप कह सकते हो, टॉफीज वगैरह पे, शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वगैरह ये जो होते हैं, जंक फूड्स वगैरह में, गैसोलीन, मोबाइल टायर्स, बुलेट्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स जिसमें यूज होता है उनमें, क्योंकि ये भी तो हार्मफुल है एक तरह की सोसाइटी में, एक गैम्बलिंग में, प्रोस्टिट्यूशन में। इस तरह से क्या होगा, क्या हम क्या करते हैं सिंटैक्स को बढ़ा देते हैं ताकि क्या कर सकें, डिस्करेज कर सकें इसके कंजप्शन को, मतलब लोग कम से कम खरीदें। ज्यादा टैक्स है तो क्या होगा, लोग कहेंगे नहीं यार महंगा, तो नहीं खरीदना पसंद करेंगे कुछ, और कुछ क्या करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि हेल्थ लोगों की ठीक रहे। और क्या होगा कि ज्यादा टैक्स लेंगे तो क्या करेंगे, लोग इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो लोगों की हेल्थ क्या ठीक रहेगी। जो कंज्यूम करेंगे भी, जो पैसा टैक्स से हम कलेक्ट करें वो किस में लगा देंगे, वेलफेयर में लोगों के। तो इस तरह से सिंटैक्स को यूज करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करना है। देखो 2 महीने अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2 महीने भी छोड़ो, मैं कहता हूं 1 हफ्ता भी अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो ना, आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा ना चेंज, तो आप छोड़ देना क्लास देखने। आपको लगेगा कि वाकई यार जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा है। देखो स्टैटिक जीके को आपको लिंक यहां पर आके ही करना है करंट अफेयर्स में, वहीं से क्वेश्चन पुट करेगा। अगर आप देखोगे आने वाले पेपर, अगर आप 2 महीने रेगुलर फॉलो करोगे, अगर कोई भी पेपर होगा यहां से क्वेश्चन आएंगे, 50 से 70% पेपर यहीं से होगा। इसीलिए कॉपी लेके बैठो, जो स्टैटिक पॉइंट्स बता रहा हूं वो भी नोट डाउन करते चलो। बाकी वो 100 जो आप क्वेश्चन करते हो वो कोई फायदा नहीं है वो करने का।
अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। तो कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है सहारा डेजर्ट का? तो माली वाला एरिया कह सकते हैं हम। और देखो क्या देखने को मिला हमें, स्नोफॉल देखने को मिली सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट सबसे गर्म डेजर्ट है और फिर भी वहां पे स्नोफॉल। ये 42 साल में फिफ्थ टाइम है कि वहां पे फिर से क्या हुई, बर्फबारी हुई। 2016, 17, 20, 21 और 22 में। और साइंटिस्ट लोगों का ऐसा कहना है कि क्या हो रहा है, ये देखो फोटोज में आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है, बर्फ देखने को मिल रही है। देखो, सहारा डेजर्ट रिसीव स्नो फॉर द फर्स्ट 55th टाइम इन द 42 ईयर्स एज टेम्परेचर डिप टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सहारा डेजर्ट में ऐसा होता था कि ठंडी हवाएं चलती थी, बट बर्फ पड़ना ये 2016 के बाद ही स्टार्ट हुआ, बता 42 ईयर्स में। ये देखो, ये सारी वहां की कंडीशन है सहारा डेजर्ट की। और साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि आने वाले 100 सालों में ऐसा हो सकता है कि यहां पर क्या हो, देखो बर्फ पिघलेगी तो क्या आएगा, पानी। जब पानी आएगा तो जब पानी होगा तो क्या आएगा, इकोसिस्टम बनना स्टार्ट, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आना स्टार्ट करेंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट करेंगे तो क्या, यहाँ पे एक टाइम आएगा जहां ग्रीनरी होगी, ग्रीनरी में कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट वाला इलाका। ये देखो, अगले 1500 सालों में हरा भरा हो जाएगा रेगिस्तान एरिया। देखो कहां पर है, यहां पर है अल्जीरिया वाले। देखो, जो अच्छे डिफेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो सीडीएस या ये कहते हैं एफकैट वगैरह की, तो उनको लोकेशन पूछेगा कहां पर है, इस वाले एरिया में। तो यहां पर क्या माउंट एटलस है, ठीक है, यहां पर माउंट एटलस है। माउंट एटलस से क्या ठंडी हवाएं आती हैं, कहां पर, सहारा डेजर्ट में। और कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और ये कौन सा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और इसी को हम क्या कहते हैं, और आइन सैफरा को क्या कहते हैं, एक याद रखना ये पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। एन सैफरा को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ सहारा, जहां से एंट्री पॉइंट है किसका, सहारा डेजर्ट का। ठीक है, ये आ गया क्या, सहारा डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लिखा भी हुआ है, द टाउन ऑफ एन सैफरा इज लोकेटेड इन द नामा प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अल्जीरिया। इट इज नोन एज द गेटवे ऑफ द टू द सहारा। गेटवे टू द सहारा मतलब एंट्री पॉइंट है किसका, सहारा डेजर्ट का। और कहां पर है, मैंने आपको बताया अटलस माउंटेन्स में है। और कहां पर है लोकेटेड, अराउंड 300 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शहीद दिवस हम कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। इसी को क्या कहते हैं, मार्टिर दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या किया था, नथुराम गोडसे ने किसको गोली मार दी थी, महात्मा गांधी को क्या की थी, गोली मार दी थी। तो उन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। कब, 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आपके सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो, अब बात क्या कर रहे हैं, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विद द कैपेसिटी ऑफ 100 चार्जिंग पॉइंट फॉर 4 व्हीकल्स वाज ओपन एट वेयर। तो कहां पर ओपन हुआ है, गुरुग्राम में। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो सबसे बड़ा है, यहां पर अराउंड 16 ऑल्टरनेटिंग करंट के स्टेशन और 4 डीसी डायरेक्ट करंट के ऑपरेशन जहां पे काम कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, गुरुग्राम में। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट केनाल लॉक है वो कहां पे इनॉग्रेट हुई, तो कहां पर हुई, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, देखो इस तरह से स्टैटिक पूछता है कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है, उसकी सबसे बड़ी लेक है, याद रखना, उसका नाम है इजमुइदीन सी। ये अराउंड 500 मीटर लंबी और 70 मीटर क्या है, वाइड है। ये देखो, ये 500 मीटर लंबी और 70 मीटर क्या है, वाइड है। इसी का नाम क्या है, देखो अब आपको पूछ सकता है कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है नीदरलैंड की, तो आपको पता होना चाहिए इजामुद्दीन सी करके। और इसी के ऊपर क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल बना। और क्या है कि एक बात और याद रखना, ये नीदरलैंड बेनेलक्स कंट्रीज में आती हैं। क्या कहते हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज का समूह, जैसे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हो, किस किस को, फिनलैंड को और किसको,
देखो किस किस को कहते हो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। वैसे ही 3 कंट्रीज के समूह को क्या कहते हैं, बेनालक्स कंट्रीज। बेनालक्स कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, एक आती है लक्समबर्ग, दूसरी आती है नीदरलैंड और थर्ड आती है कौन सी, बेल्जियम। ये तीनों किस में आती हैं, बेनालक्स कंट्री में। पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनालक्स कंट्री या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनालक्स कंट्रीज। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन। और ये 3 किस में आती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। ये देखो लिखा भी हुआ है, जामुद्दीन सी लॉक इज अ 50 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड कंस्ट्रक्शन ऑन द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन इन 26 एंड टू बी डन बाय 2019 तक। और कितना यूरो मिलियन इन्वेस्ट किया है, 300 यूरो। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मार्क रूट। और हिमाचल, देखो स्टेटहुड वाले आपको सारे याद करने पड़ेंगे। वैसे ही हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश किससे निकल के बना हुआ है, हरियाणा से। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। देखो वैसे ही मैंने ये सब दिया हुआ है। स्टेट एनिमल कौन है हिमाचल का, स्नो लेपर्ड। स्टेट बर्ड कौन है, वेस्टर्न ट्रागोपेन। स्टेट फ्लावर कौन सा है, पिंक रोडोडेंड्रॉन। स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी एंड लोकल डायलेक्ट्स। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, सतलुज। सतलुज पे सबसे बड़ा डैम कौन सा है, बाखरा नंगल। अगर पूछा गोविंद सागर रिजर्वायर कहां पर है, वो भी कौन सी रिवर पे है, सतलुज पे। देखो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं, रेणुका, रेवलसर, खजियार, डल लेक, ब्यास कुंड, दसूर, मनी महेश, चंदेर ताल, सूरज ताल, करेरी, गोविंद सागर, नाको। उसका नेशनल पार्क कौन कौन से, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, इंद्रकला, सिम्बर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली टू अ सेकंड 7-year टर्म। तो कौन हुए हैं, सर्गियो मैटरेला। ये सेकंड टाइम क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, कहां के, इटली के। ये देखो ये दिया हुआ है, इटली प्रेसिडेंट 80-year-old सर्गियो मैटरेला रिक्रूटेड टू स्टे ऑन फॉर सेकंड टर्म के लिए फिर से रिलेक्ट हो गए, किसके, प्रेसिडेंट, कहां के, इटली के। वेल्योर लेक हैज बिकम अ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट्स, वेयर इज दिस लेक लोकेटेड। ये कहां पर है लोकेट, कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर कहां पर है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में। बटरफ्लाई हॉटस्पॉट का मतलब यहां पर हमें अराउंड 400 या 500 वैरायटीज देखने को मिली, किसकी, बटरफ्लाईज की। और वहीं पे वेल्योर लेक की, अब देखो एसआई के एग्जाम में यहां तक पूछ सकता है कि वेल्योर लेक कहां पर है। बट अगर जो अच्छा पेपर होगा, जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है या कोई डिफेंस का एग्जाम दे रहा है, तो पूछेगा कि तमिलनाडु में लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन मैपिंग से पूछता है लोकेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके पूछेगा। बट देखो पूछेगा करंट से, देखो इस तरह से बटरफ्लाई 327 स्पीशीज देखने को मिली हमें बटरफ्लाईज की। उसके बाद बात करता है कि इंडिया कौन से रैंक में, एट विच प्लेस फॉर क्रॉस कंट्री ट्रैवल इन एन इंडेक्स ऑफ 118 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक है 10th, याद रखना, अराउंड 118 कंट्रीज। मतलब कि अगर एक कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री जाना है तो लोग कौन सी 10th नंबर पे, जहां पे लोग पसंद करते हैं इंडिया जैसी लोकेशन पे जाने के लिए। तो यही है आज के क्या करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं कि किसके साथ पार्टनरशिप की है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ की है, गूगल के साथ। गूगल ने क्या किया हुआ है, $10 बिलियन की कहां करना है, इन्वेस्ट करना है, कहां पर, इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज में। तो $1 बिलियन उसने कहां इन्वेस्ट किया, एयरटेल में। और इसके 10% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब 10% मालिकाना हक किसका हो गया, गूगल का हो गया। तो पूछ सकता है कि किसके साथ हुआ है रिसेंटली, तो गूगल के साथ हुआ है। ये देखो अप टू $1 बिलियन इन पार्टनरशिप विद एयरटेल। तो ये यही आज के क्वेश्चंस। तो इसके सीईओ एयरटेल के सीईओ कौन है, गोपाल विट्टल। फाउंडर कौन है इसके, सुनील भारती मित्तल। कब बनी थी, 7 जुलाई 1995। गूगल का पता है आपको, कहां पर है, सुंदर पिचाई। कब बनी है, 98 में, कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट में इनका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। तो इस तरह से आज के आपके करंट अफेयर्स हो गए। और ये आया है, हु विन रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो कौन जीता हुआ है, राफेल नडाल। क्यों, देखो नोवाक जोकोविक
डिजोविक, इन्होंने इस बार खेला ही नहीं क्योंकि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया वाली कंट्री से, और सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इनको खेलने ही नहीं दिया। 3 साल के लिए क्या किया, बैन ही लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रैंड स्लैम किसने जीती, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, राफेल नडाल ने। 2009 के बाद फर्स्ट टाइम जीती है राफेल नडाल ने। बट याद रखना कि नोवाक जोकोविच खेल रहे ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि सर्बिया के साथ क्या है, सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 3 साल का इन पे बैन लगा दिया। यही है आज के करंट अफेयर्स, बाकी देखेंगे हम कल। डाटा प्राइवेसी डे कब मनाते हैं हम, 28 जनवरी को। देखो दिन से भी पूछता है कि कौन से दिन कौन सा डे मनाते हैं, तो डाटा प्राइवेसी डे हम 28 जनवरी को मनाते हैं। तो यही आज के करंट अफेयर्स। तो देखो ये सारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि एसआई के लिए आप तैयारी करो तो सिर्फ एसआई के लिए। इवन आप देखना कि जो बड़े बड़े पेपर्स हैं, जो 3 महीने में अगर कोई एसएससी कंडक्ट करवा रही है, जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं, वहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो एसआई वाले फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको अगर वो 1 हफ्ता भी फॉलो कर रहे हैं तो उनको देखने को मिलेगी चेंज, की हाँ कुछ चेंज आ रही है उनमें, कि थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और बाकी जो डिफेंस वाले हैं उनको पता है कि क्या करंट से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आएंगे। जब करंट से आएंगे तो आपको करंट रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन लगा दिए आपका करंट हो जाएगा। उसके साथ आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी लगाने पड़ते हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन से नहीं होगा। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। तो यहीं तक रखेंगे, कल देखेंगे क्या करंट अफेयर्स में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। तो बाकी आप बताना हमें अगर रेगुलर करने चाहिए करंट अफेयर्स या नहीं। अगर आप चाहते हो कि वीकली करने हैं तो वीकली कर लेंगे, अगर रेगुलर चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें रेगुलर बेसिस पे क्या करने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स करना चाहते हैं हम। ठीक है।